गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम कंपनी लॉ के जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है अधिनियम, कंपनी अधिनियम का, तो उसका सेकंड पार्ट देखेंगे कि अधिनियम की रूपरेखा जो कंपनी अधिनियम 2013 बना है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम इसमें देखेंगे। क्योंकि इससे पहले जो आपका अधिनियम चलता था वो था 1956, कंपनी अधिनियम 1956, जिसके अनुरूप कार्य होता था। लेकिन 2013 के बाद से कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का समामेलन होता है। तो इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। तो कंपनी अधिनियम की रूपरेखा क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो कंपनी अधिनियम 2013 जो है एक व्यापक अधिनियम है और इस अधिनियम में टोटल 29 अध्याय हैं और कुल 470 धाराएं हैं। इसकी 7 अनुसूचियां इसके साथ संलग्न की गई हैं। यह अधिनियम भारत में 2013 के बाद समामेलित संस्थाओं के ऊपर सब पर लागू होगा और इसके अनुसार ही कंपनी का समामेलन किया जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार इसमें जो जो चेंजेस किए गए 2013 में कंपैरेटिव टू 1956 के अधिनियम, कंपनी अधिनियम के अनुसार, तो उन चीज़ों को हम इसके अंदर देखेंगे किन किन चीज़ों में उसमें चेंजेस किए गए। तो इसका सबसे पहला पार्ट जो हम देखें, प्रारंभिक प्रावधान क्या है, प्रिलिमिनरी प्रोविजन क्या है। इस अधिनियम के अध्याय 1 में इस अधिनियम से के आधारभूत प्रावधान दिए गए हैं और इस अधिनियम में इसका परिचय दिया गया है और इसके साथ साथ उसमें ये बताया गया है कि इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, उसका प्रभावशीलता यानी उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन क्या होंगे, वो सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी प्रोविजंस के अंदर चेंजेस दिए गए हैं और वो अध्याय 1 में दिए गए हैं। दूसरा आता है समामेलन आदि से संबंधित प्रावधान, यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके समामेलन के लिए किसका क्या प्रावधान किया जाएगा वो इसके अंतर्गत दिया गया है। तो ये अध्याय 2 में दिए गए हैं कि कंपनी का समामेलन कैसे किया जाएगा, यानी उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, व्यवसाय को प्रारंभ करने से संबंधित प्रावधान उसमें दिए गए हैं और इसमें रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत होने के लिए क्या क्या प्रलेख देने पड़ते हैं वो उससे संबंधित आपके अधिनियम दिए गए हैं। तथा इस अध्याय में सीमा नियम, अंतर नियमों के प्रारूपों एवं उनकी विषय वस्तु के संबंध में भी प्रावधान दिए गए हैं। क्योंकि हर कंपनी जो समामेलित की जाती है उसका सीमा नियम होता है, उसके अंतर नियम बनाए जाते हैं, उसके प्रारूप जो है इसके अंतर्गत दिए गए हैं और उसके अनुसार उसको बनाया जाता है। और इसी अध्याय में दस्तावेज़ों की सुपुर्दगी, उनकी तामील, उनके प्रमाणीकरण आदि के बारे में भी दिया गया है कि किस प्रकार से किया जाएगा। फिर आता है प्रतिभूतियों के आवंटन, निपेक्षों के स्वीकारकरण आदि के प्रावधान, यानी प्रोविजन रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, जो है ये अध्याय 3 और 4 में दिए गए हैं कि पूंजी प्राप्त करने, अंश कैसे निर्गमित करने हैं, ऋण पत्र या आपको सार्वजनिक सिक्योरिटीज कैसे प्राप्त करनी है। ये सारी जो है उसके जो है उससे संबंधित जितने भी प्रावधान है वो अध्याय 3 में दिए गए हैं। और अध्याय 4 के अंदर जो है 2 प्रकार की अंश पूंजी या जो तथा इन दोनों प्रकार से 2 प्रकार की अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स, उनके बारे में दिया गया, उनके निर्गमन के बारे में दिया गया है। उसके पूंजी धारकों के अधिकार क्या होंगे उसके बारे में बताया गया है। और इस साथ ही साथ इसमें आपके समता अंश के निर्गमन का क्या तरीका होगा, बोनस अंशों के निर्गमन का क्या तरीका होगा, या अगर आप अंशों का शोधन करना चाहते हैं उनका क्या तरीका होगा, वो सब इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अध्याय 5 कंपनी के द्वारा सार्वजनिक निक्षेपों यानी जो उसकी सिक्योरिटीज़ हैं उनके भुगतान, उनका पेमेंट या उनका स्वीकारीकरण उससे रिलेटेड माना गया है। और 6 में ऋण पत्र धारियों के अध्याय 6 में ऋण पत्रधारियों और लेनदारों के संबंध में या डिबेंचर होल्डर्स जिसे हम बात करते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। फिर चौथी चीज़ जो इसके अंदर दी गई है, आंतरिक प्रबंध, प्रशासन और लाभांश संबंधी प्रावधान, यानी कि जो कंपनी के अध्याय
जो कंपनी अधिनियम का 2013 का अध्याय 7 है, उसमें कंपनी के सदस्यों एवं सदस्यों की सभा, वार्षिक साधारण या सामान्य साधारण सभा, इससे रिलेटेड कई सारे प्रावधान दिए गए हैं। फिर साथ ही साथ जो कंपनी का 8वां जो अध्याय है, उसके अंतर्गत कंपनी के द्वारा लाभांशों की घोषणा, उस लाभांशों को कैसे उसका संबंधित भुगतान करना है प्रावधानों का, वो उसके अंतर्गत दिया गया है। 5वीं चीज जो है वो है लेखा पुस्तकों अंकेक्षण निगमीय सामाजिक दायित्व संबंधी प्रावधान क्या है उसके अंतर्गत। ये आपके अध्याय 9 में दिए गए हैं। कंपनी की लेखा पुस्तकों को कैसे रखना है, उसके बाह्य खाते कैसे सुरक्षित रखने हैं और किस प्रकार से उनका आंतरिक अंकेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रकार की कंपनियों द्वारा अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के कम से कम 2% भाग निगमीय सामाजिक दायित्व की क्रियाओं पर व्यय करना होता है। ये जो है नया एडिशन किया गया है, जिसके अंतर्गत पहले सामाजिक दायित्व तो होते थे लेकिन उसमें कोई राशि मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन अब जो है उसमें राशि मेंशन कर दी गई है कि 3 वर्षों के औसत लाभ से कम 2% जो है वो सामाजिक दायित्वों की क्रियाओं में लगाना अनिवार्य है। इसके बाद जो है जो अध्याय 9 है वो ये कहता है 10 जो है वो ये कहता है अंकेक्षक की नियुक्ति, उसकी योग्यताएं, उसकी शक्तियां, उसके कर्तव्य, इन सब के बारे में बताया गया है इसके अंतर्गत। फिर 6ठा पॉइंट में आता है संचालक मंडल, उनकी सभाएं, प्रबंधकीय पदाधिकारी, इनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपके 11वें अध्याय में कंपनी के संचालकों की नियुक्ति, उनकी क्या योग्यताएं होंगी, क्या उनकी अयोग्यताएं होंगी, उनको हटाना, उनके अधिकार, उनके दायित्व, इनके बारे में दिया गया है। अध्याय 12 में संचालक मंडल के अधिकारों, शक्तियों, प्रतिबंधों, संचालक मंडल के कार्य करने के तरीके, सभाओं आदि के ऊपर जो है बताया गया है कि किस प्रकार से करनी है। अध्याय 13 जो है वो बताता है कि प्रबंधकीय पदाधिकारी जैसे प्रबंध संचालक है या कंपनी सचिव है या प्रमुख वित्तीय अधिकारी हैं आदि की नियुक्ति जो है वो उनका पारिश्रमिक आदि क्या होगा वो सब उसके अंतर्गत मेंशन किया है। यानी कि हम अगर देखें तो सिस्टमैटिकली आपके 2013 के अधिनियम, कंपनी अधिनियम के अनुसार उन्होंने हर अध्याय को अलग अलग उसमें बांट दिया है कि किसके प्रोविजन किसके अंदर दिया गया है। फिर आता है निरीक्षण, जांच पड़ताल या अन्वेषण संबंधी बातें, जैसे कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। तो अधिनियम के अध्याय 14 में जो है ये दिया गया है कि कंपनी के कार्यकलापों, उसके स्वामित्व, उसके निरीक्षण, जांच पड़ताल, अन्वेषण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है और गंभीर कपट आदि परिस्थिति में क्या जो है कर्तव्य और शक्तियां होंगी ये भी इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। फिर समझौतों, व्यवस्थाओं, एकीकरण संबंधी यानी 15वें अध्याय के अंतर्गत कंपनी द्वारा लेनदारों, सदस्यों के समझौते आदि व्यवस्थाओं का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। और जो जितने भी आपके कंपनी, इस अध्याय में कंपनी के एकीकरण, सविलय और अल्पसंख्यक अंशधारियों आदि के हितों के बारे में भी बताया गया है। कहते कंपनी के में अन्याय एवं कुप्रबंध का नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके संबंध में भी जो है अध्याय 16 के अंदर दिया गया है और उसके अनुसार कार्य किया गया है। फिर आ जाए कंपनी के समापन संबंधी प्रावधान। इस अधिनियम के अध्याय 20 के अंतर्गत कंपनियों में समापन और विघटन संबंधी जो प्रावधान है, यानी उसका कंपनी की वाइंडिंग अप कैसे की जाती है, उससे संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। उस समय लिक्विडेटर्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, इसके बारे में जो है उसमें उनके कार्यों के बारे में भी जो है शक्तियों, कर्तव्यों और नियुक्ति के बारे में भी इसमें विस्तार से दिया गया है। फिर आता है कंपनी विधान के प्रशासन संबंधी प्रावधान, यानी प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। तो इसके बारे में जो है अध्याय जो है 27 में अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावकारी परिवर्तन और प्रशासन के बारे में दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से अध्यक्ष, उनके सदस्य, उनकी योग्यता, कार्यकाल आदि का क्या होगा, वो किस प्रकार से उससे प्रशासन संबंधी कार्य करेंगे, उसके बारे में सारे उल्लेख दिए गए हैं और उसके अनुसार ही कार्य करना होता है।
अन्य प्रावधानों की बात अगर हम करते हैं तो इसमें अन्य बहुत सारे, क्योंकि हमने कहा 29 अध्याय हैं इसके, तो हर अध्याय के अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। तो अध्याय ऐसे ही अध्याय जो है 17 है, उसके बारे में कंपनी के रजिस्ट्रार, कंपनी के नाम हटाने संबंधी प्रावधान है। 18 में जो रोगी कंपनियां हैं, यानी जो अच्छी नहीं चल रही हैं, उनको पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है, उनकी स्थापना कैसे की जाएगी। 18 अध्याय में कंपनी के पंजीयन योग्य कंपनियां, अपंजीकृत कंपनियों के बारे में बताया गया है, यानी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कंपनियों का पंजीयन, उनका समापन आदि के बारे में बताया गया है। ऐसी अध्याय 21 में विदेशी कंपनियों के संबंध में बताया गया है कि विदेशी कंपनियां संबंधित के क्या प्रावधान होंगे। ऐसे ही आपके अध्याय 13 के अंदर सरकारी कंपनियों के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अलग अलग अध्याय के अंदर अलग अलग चीज को टेकअप किया गया है। अब इसकी अनुसूचियां या शेड्यूल्स के अंदर क्या दिया है, तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के बाद इस अधिनियम में 7 अनुसूचियों को संलग्न किया है। ये अनुसूची 1 में 9 सारणियां हैं, टेबल हैं, जिन्हें सारणी ए से जे तक नाम दिया गया है। और ए से ई में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के सीमा नियम के बारे में बताया गया है। और सारणी एफ में अंशों द्वारा सीमित कंपनियों के अंतर नियमों के प्रारूप दिए गए हैं। सारणी जी में जो है अंश पूंजी की गारंटी संबंधित दिए गए हैं। ऐसे हर जो आपकी ए से लेके आई तक जितनी भी जे तक जितनी भी सारणियां हैं, उसमें अलग अलग प्रावधान दिए गए। अनुसूची 2 में संपत्तियों के डिप्रिसिएशन से संबंधित बात की गई है। अनुसूची 3 में कंपनियों के बैलेंस शीट से संबंधित बात की गई है कि किस तरीके से बनाई जाएंगी। इसी प्रकार से जो है इसके उपखंडों में जो है अलग अलग प्रबंधकों के पेशेवर हैसियत, उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी आदि के बारे में बताया गया है और उनके निर्देश और अनुदेश दिए गए हैं। और कोई भी निगम निकाय है तो उसकी सूत्रधारी या सहायक सहचारी कंपनियों का किस तरीके से कार्य होगा, इससे संबंध में बात की गई है। फिर 13वें में नातेदार या संबंधी, रिलेटिव के बारे में बात किया गया है। 13वें पॉइंट में इसमें लिखा है किसी व्यक्ति से संबंध में नातेदार संबंधी से तात्पर्य है प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, जैसे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य, पति पत्नी या अन्य कोई व्यक्ति जिसे निर्धारित किया गया है, उनसे क्या संबंध है इसके बारे में उसमें दिया गया है। तो ये कंपनी अधिनियम के एमसीए द्वारा अधिसूचित कंपनी नियम 2014 में इसमें किया गया है। पिता सौतेला पिता, माता सौतेली माता, पुत्र सौतेला पुत्र, दामाद भाई सौतेले, इन सब के बारे में उसमें दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आवर्तन या विक्रय, टर्नओवर। आवर्तन या विक्रय से तात्पर्य ये कहा गया है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान एक कंपनी द्वारा जो माल विक्रय, आपूर्ति या वितरण किया जाता है, सेवाओं अथवा दोनों के बारे में हानि लाभ के खाते को स्वीकृत किया जाता है, वो उसका आवर्तन माना जाता है। तो ये जो है कई सारी चीजें जो है उसके अंदर चेंजेस हमने देखे। इसके अलावा बार बार उल्लेखित जो प्रावधान, जो सबसे ज्यादा उल्लेखित प्रावधान है, उनके बारे में भी बताया गया है कि किसमें क्या उल्लेखित किया गया है। तो इसमें सबसे पहला निर्धारित अवधि के बाद प्रलेखों को प्रस्तुत करना। निर्धारित अवधि के बाद कभी कभी कोई प्रपत्र, तथ्य, सूचना या धारा 92 से लेके धारा 1 या धारा 137 में उल्लेखित किया गया है समय सीमा के बारे में, कि पंजीकृत रजिस्टर्ड जो आपकी कंपनियां हैं, फाइल हैं, उसके संबंध में दिया गया है कि अगर कोई रह जाता है तो उसको कितने समय के अंदर उसको अवधि में उसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर उस उपयुक्त धाराओं के में लिखित अतिरिक्त शुल्क भी जमा कराना होता है, किंतु यह शुल्क 100 रुपये प्रतिदिन के से अधिक नहीं होगा। शुल्क की राशि विभिन्न प्रकार से कंपनियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर आता है अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रपत्रों की प्रस्तुतिकरण। कभी कभी उपयुक्त जो बिंदु हैं उसमें उल्लेखित प्रपत्र अगर जमा नहीं किए जाते हैं और उनको अलग अलग धाराओं के तहत बाद में जमा किया जाता है,
तो उन प्रपत्रों का जो फाइलिंग जो डॉक्यूमेंट और उसमें एडिशनल फीस जो है उसके बारे में उल्लेखित किया गया है कि वो किस तरीके से देनी होगी। 2 या अधिक बार त्रुटि करने के बाद प्रपत्र प्रस्तुत करना, यानी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर 2 और मोर डिफॉल्ट्स। कभी कभी प्रपत्र तथ्यों या सूचनाओं को जमा, प्रस्तुति या पंजीकृत अभिलेख करवाने में 2 या अधिक बार गलती हो जाती है। ऐसे में उन सूचनाओं, प्रपत्रों, तथ्यों को अधिनियम में कहा गया है कि इसको अगर आप सही प्रकार से नहीं करेंगे तो दुगने दाम से, अतिरिक्त शुल्क दुगने से कम नहीं होगा और दंडनीय धारा भी होगी और उसके अनुसार जो भी दंड होगा उसको देना पड़ेगा या पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब दंड के बारे में दिया गया है पेनल्टी। कभी कभी कंपनी द्वारा कई सारी उपरोक्त जो आपके बिंदु हैं वो निर्धारित अवधि में समाप्ति से पहले किसी प्रपत्र, सूचना, प्रस्तुति, फाइल, पंजीकरण आदि का अभिलेखित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में दोषी कंपनी या कंपनी के दोषी अधिकारी को शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की दायित्व दिया जाता है और वो दंड जो है उसमें मेंशन है। तो जैसे कपट के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, 10 लाख रुपए अथवा आवर्तन से 1% से कपट की दशा में कभी कभी कोई व्यक्ति कम से कम 10 लाख रुपए अथवा कंपनी के टर्नओवर का 1% के बराबर राशि कपट या दोषी होता है, तो ऐसी व्यक्ति को कम से कम 6 माह का कारावास की सजा दी जाती है और जो अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत आसान नहीं है कि बहुत आसानी से आदमी इसको देख ले और कर ले। तो कपट की राशि बहुत ज़्यादा है या कारावास की राशि बहुत ज़्यादा है। कारावास का समय जो है वो बहुत ज़्यादा, कई बार जो है ये कपट जो है उसके में सज़ा 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष तो होगी। 10 लाख रुपए अथवा आवर्तन का 1% से कम राशि के कपट की दशा में, यानी 10 लाख रुपए अथवा जो है आवर्तन के यानी टर्नओवर के 1% से कम राशि की कपट की दशा में जो है अगर इतने के करीब का कपट किया जाता है तो 5 वर्ष के कारावास अथवा 20 लाख रुपए का अर्थदंड दिया जाता है। तो ऐसे कपट के लिए, अनुसूचित रॉन्गफुल गेन के लिए या रॉन्गफुल लॉस के लिए जो है धारा जो है 2017 में संशोधित धारा 447 में मेंशन किया गया है। फिर आता है सेबी अथवा कंपनी अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के प्रावधान, यानी सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी के नाम से माना जाता है। इसका गठन जो है 1988 में किया गया था, किंतु ऐसा वैधानिक प्रारूप जो है वो 1992 में दिया गया और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1992 पारित किया गया। और इस बोर्ड का गठन जो है प्रतिभूतियों के निवेश करने वालों के हितों के संरक्षण का है, यानी जो लोग भी अंश शेयर्स खरीदते हैं और अगर उनको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है तो वो सेबी में अपने आप को अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और कंपनी अधिनियम में निम्नांकित प्रकार की कंपनियों कुछ मामलों, पहलुओं को प्रशासन सेबी के प्रदान करता है, जैसे सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में या स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सूचीबद्ध करना चाहती हैं कंपनियां, उनके संबंध में सेबी की अपनी जो है वो होती है, उनके नियमावली होती है, उसके अनुसार उसको कार्य किया जाता है। अध्याय 3 में सम्मिलित मामले जो है जैसे 39, 40, 41, 42 और धाराओं में वर्णित प्रतिभूतियों के आवंटन एवं सूचियों से संबंधित जितने मामले हैं वो जो है सेबी के अंतर्गत आते हैं। अध्याय 4 में सम्मिलित मामले जो हैं वह भी उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अंशों के निर्गमन, बोनस अंशों के निर्गमन, प्रतिभूतियों का अंतरण या पोषण, इससे संबंधित बातें जो हैं इसमें आती हैं। जो सेबी कुछ मामले जो है वो सेबी को प्रत्यायोजित किए जाते हैं, डेलीगेट कर दिए जाते हैं, जो खासकर शेयर संबंधित हैं वो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रविवरण, आवंटन विवरण, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन संबंधी कई सारे मामले इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो अभी हमने जो टॉपिक कवर किया उसके अंदर हमने देखा कि कंपनी अधिनियम 2013 में क्या क्या चेंजेस किए गए,
क्योंकि इससे पहले जो कंपनी अधिनियम 1956 था वह बहुत पुराना अधिनियम हो गया था, तो उसमें कई सारे चेंजेस करके और फिर उसको अपडेट किया गया और मॉडर्न जो एनवायरनमेंट है कंपनी का उसके अनुसार उसको देखा गया कि भाई किस तरीके से कंपनी कार्य करेगी। तो ये हमने इसमें कवरेज किया। थैंक यू।